नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फर्निचर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस क्लास में इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचएस का नया बैच, ऑनलाइन बैच 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। एचएस में क्या क्या चीज़ें होती है, पूरी गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या सिलेबस होता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पिनेकल ऑफ फर्निचर राइज ने फर्निचर राइज की जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com, उसको पूरा रिवैम्प किया है, मतलब कि नए सिरे से वेबसाइट बनाई है। अगर आप एचएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सारी की सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। पूरी गाइडेंस से लेकर, पूरे स्टडी मटेरियल से लेकर, पूरे करंट अफेयर से लेकर बहुत सारी चीज़ें इस पे एक ही वेबसाइट पे आपको मिलने वाली है। जहाँ तक एचएस का सवाल है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, ये सारी जानकारी आपके सामने इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। तो इस वेबसाइट को आप जरूर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप डेली जो भी हम कंटेंट डालते हैं वो आपको मिलता रहे। ठीक है, जैसे कि एचएस का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी कॉलम आपको नजर आएंगे। हो सकता है कुछ कॉलम आपको यहाँ पे खाली मिले, लेकिन आने वाले 5-7 दिनों में हम लोग कंप्लीट इस पे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि मान लो रिजर्वेशन से रिलेटेड मामला है, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड मामला है, पूरी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है। तो इसके अलावा स्टडी मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, कोर्सेज है उससे रिलेटेड मिलने वाली है। और यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगा वो कोर्स है, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आगे आखिर में। लेकिन उससे पहले वो अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें, जैसे सी सेट है, सी सेट में पहले क्या आया था, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पोर्शन से आते हैं, वर्किंग जो पर्सन होते हैं उसके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अगले हो सकता है 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। जो पिछला एग्जाम हुआ था 2017-18 में हुआ था, और अब 2020-21 स्टार्ट होने वाला है। तो ओब्वियसली क्या है कि अगले 6 महीने 8 महीने में ये एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में स्टिक बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़रूर आप इसके लिए तैयार हो जाएं। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है उनके लिए मैसेज कंप्लीट है, पूरा मैसेज है कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जिन्होंने कि पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या है कि एचएस का इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, लेकिन वो फाइनल क्लिक नहीं कर पाए, उनके साथ भी कंपटीशन है। दोज हु स्टार्ट अर्ली दे ऑलवेज हैव एडवांटेजेस। ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे, ज़्यादा रिवीजन के चांसेस मिलेंगे। अगर आपने अर्लियर स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा समय बच जाता है। और आमतौर पे क्या होता है, जीएस में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप साथ साथ भूलते जाते हैं, और एक डिमोटिवेशन की एक फेज आ जाती है जब आप रिवीजन नहीं करते। तो अपने आप को मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि रिवाइज करते जाइए। कैन मैनेज टाइम इन ए बेटर वे। जिसने अर्लियर स्टार्ट किया तो कुछ एक एडवांटेज होते हैं, सिलेबस टाइम पे कवर हो जाता है, क्योंकि सिलेबस कवर करने में कम से कम 5-6 महीने लग सकते हैं। पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, हरियाणा जीके भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ना है, इंग्लिश में स्पीड भी बनानी है आपको, इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है ओवरऑल। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, कम से कम 5-6 महीने तो आपको लगेंगे इस प्रोसेस से। अगर आप प्रोसेस को छोटा करना चाहते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, या आपका एफिशिएंसी लेवल या आपका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब थोड़ा एचएस एग्जाम के ऊपर फोकस कर लेते हैं। हरियाणा की जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, हरियाणा का सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो एचएस होता है। इसमें एचएस में जैसे कि एसडीएम है, डीएसपी है, आईटीओ है, इस तरह की पोस्ट होती है, तहसीलदार है, इस तरह की पोस्ट होती है। मतलब कि जो प्रशासनिक सेवा होती है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस तरह की जॉब इसमें मिलने वाली है। ये एग्जाम की तैयारी कौन कर सकता है? कोई भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है, जिसकी एज, इसकी एज कितनी होनी चाहिए? इसकी एज है 21 से लेकर 42 इसकी होनी चाहिए। पूरा एज से रिलेटेड हमने आर्टिकल है वेबसाइट पे डाला, वो आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ओबीसी, एससी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एक्स सर्विसमैन है, तो अलग अलग रिलैक्सेशन मिलती है। वो आपको कौन सी रिलैक्सेशन में आप कैटेगरी में आ रहे हैं, पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन 21 से 42 साल जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ आपको। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे से आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो। और इसमें कोई परसेंटेज का इशू नहीं है।
या आपने 10वीं में से 33% लिया हो, 12वीं में से आपने 2 बार फेल हो गए हो, आपकी अल्टीमेटली पास होनी जरूरी है ग्रेजुएशन। तो ये एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है। कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट होते हैं वो आप कितने भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी उम्र है 33 ईयर्स, आपके साथ आपके पास में 7 और 2 9 42 साल तक होंगे, तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। उस इस दौरान 4 बार एग्जाम निकले, 3 बार निकले, 5 बार निकले, 6 बार निकले या हर साल निकले, तो इस तरह से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम व्हेन एंड वेयर, एग्जाम कब होता है और कहाँ पे होता है? एग्जाम हरियाणा में ही होता है। हरियाणा में जैसे पंचकुला है, चंडीगढ़ है, अंबाला है, गुड़गांव है, अलग अलग सेंटर हो सकते हैं। और ये एग्जाम कब होता है? आमतौर पे क्या होता है, अगर देखा गया है, ये एग्जाम जैसे 2014 में हुआ था, फिर 2017-18 में हुआ था, अब 2020-21 में होने की संभावना है। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट सर्विसेज है वो, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट जॉब है वो एक मुद्दा बनने जा रहा है इलेक्शन में, जैसे आपने बिहार में देख रहे हैं कि वहां पे गवर्नमेंट जॉब मुद्दा बनाया हुआ है। तो सरकारें अब क्या है कि इसको रेगुलर करके कैंडिडेट को एक इस तरह का एहसास करवा सकती है कि उनके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो मानकर चलिए कि आपको 2020-21 में, फिर 21-22 में, 22-23 में, इन सभी में एग्जाम देखने को ये मिल सकता है। एग्जाम स्कीम स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेज होती है, क्या क्या इसमें होता है? पहली स्टेज होती है जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, सेकंड स्टेज होती है मेंस का एग्जाम होता है, और थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू होता है। जो पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, उसके लिए आपका वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। यूज कितना है कि आपको मेंस में पहुंचाएगा वो। इसके अलावा जो अल्टीमेटली मेरिट बनती है उसमें प्रीलिम्स में आपने कितना ही स्कोर किया हो, लेकिन अगर आप क्वालिफाई हैं तो वो बराबर माना जाएगा सबका। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट होता है, उसका रोल ये है कि आपको मेंस में पहुंचाएगा। और मेंस क्या होता है, वो राइटिंग स्किल्स वाला होता है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होती है, मेरिट पर्पज वहां से काउंट होती है, और जो इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। इंटरव्यू में तो ज्यादातर 35 से लेकर 52 के बीच में आपको 75 में से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेन भूमिका हो जाती है फिर वो क्या होगी, इस एचएस मेंस एग्जाम की जो सेकंड स्टेज है वो काफी ज्यादा रोल अदा करता है। अब पूरा थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है वो जनरल स्टडी का, और दूसरा पेपर है सी सेट का होगा। जो दूसरा पेपर है सी सेट का, पिछली बार या पहले क्या होता था, पहले तो ये होता था ऑप्शनल पेपर होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता था। लेकिन जो पिछली बार है उसमें सिलेबस यूपीएससी पैटर्न पे करने की कोशिश की, जिसमें कि सी सेट को मेरिट के अनुसार रखा गया। लेकिन अब क्या है कि आने वाले टाइम में जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है उसके मुताबिक सी सेट है उसको क्वालिफाइंग किया जा रहा है। तो जब सी सेट क्वालिफाइंग हो चुका है, उस केस में अर्थमेटिक, एडवांस मैथमेटिक्स, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, ये वाला जो सिलेबस है इसमें आपको 100 में से 33%, 33% का मतलब क्या, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। तो 100 क्वेश्चन में आपको इस हिसाब से स्कोर करना है जिससे कम से कम आपका क्वालिफाई हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है, कई बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं, इसको लाइटली ले लेते हैं, तो इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन काफी आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज ढूंढने पड़ेंगे, मेरा ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। इससे पहले कि आप ध्यान दे लीजिए कि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आ जाता है जनरल स्टडी का सवाल। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके, ये इसका सिलेबस है। हरियाणा जीके है वो 5-7 नंबर से लेकर 20 नंबर के बीच में आ सकती है, लेकिन बहुत आसान होती है, आप एक हफ्ते में इसको कर सकते हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं। जहां तक सवाल है, आपको जो बेसिक होता है ना, बेसिक स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये वाली चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी वगैरह, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसी से आपको आगे मेरिट में ले जाना है, और मेंस एग्जाम में यही आपको आगे ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं जो बेसिक स्टैटिक जीके होती है उसके ऊपर आपको कम से कम पहले फोकस कर लेना है, साथ में करंट अफेयर्स आप करते रहिए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती सिलेबस की। कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट, आमतौर पर स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक कर डालते हैं जिसके वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं बच्चे कि वो जो टाइम पे स्टार्टिंग ही नहीं करते। वो क्या वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, फिर क्या वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयारी नहीं स्टार्ट करेंगे, एडमिट कार्ड का वेट करना उनको। जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद क्या वेट करेंगे, चलो कल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ऐसे कर करके आखिर एग्जाम आ जाता है और उनकी तैयारी स्टार्ट नहीं होती। और फिर वो क्या, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो क्या सोचेंगे कि अगली बार अच्छी तरीके से तैयारी करूंगा, तो वो उनका अगली बार कभी भी नहीं आता। फोकसिंग ओनली ऑन इजी थिंग्स,
आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, जो आसान सी चीजें लगते हैं उसी के ऊपर घूमते रहते हैं, जैसे हरियाणा जीके पढ़ते रहेंगे। अगर मैं आज हरियाणा जीके का वीडियो डालूं तो बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन यही मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा डीप वाला वीडियो डाल दूं तो शायद स्टूडेंट कोई देखे ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में सिलेक्शन किसका होना है, जो आसान वाली चीजें कर रहा था, जो दुनिया भर की चीजें देख रहा था, उसका कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आसान और इजी और आपकी इंटरेस्ट की चीजें पढ़ने से ही काम नहीं चलने वाला है, पूरे सिलेबस को भी आपको देखना है। आगे आता है फिर कि नोट अंडरस्टैंडिंग हु इज द रियल कॉम्पिटिटर। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि जो कंपटीशन में कौन कौन है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, नहीं हुआ फाइनल, मेंस में भी पहुंच गए हैं, पिछली बार एचएस का दिया, आरएस का दिया, इंटरव्यू तक पहुंच गए, नहीं हुआ, तो वो भी स्टूडेंट है आपके कंपटीशन में होने वाले हैं। नई जनरेशन आएगी, नए स्टूडेंट आएंगे जो कि एसएससी वगैरह की तैयारी की होगी, उनकी सीजीएल वगैरह की, तो भी एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया होगा, एचएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर क्या है कि एक आपको मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभरना पड़ेगा। बहुत सारे वर्किंग भी होते हैं जो कि अच्छा लेवल रखते हैं, जिनकी कैप्चरिंग पावर अच्छी है, अगर वो 2-3 घंटे भी अगर निकालते हैं तो जो नॉर्मल बच्चा होगा 7-8 घंटे निकालेगा, उसकी तुलना में वो भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में उनको पता है कि उनके पास कम टाइम है। तो कुल मिलाकर क्या है कि आपको ये देखना है कि आपको 50 कैंडिडेट या 100 कैंडिडेट में आना है अल्टीमेटली, और उस 50-100 कैंडिडेट में वैकेंसी कितनी होती है, 50 से लेकर 150 के बीच में वैकेंसी होती है। तो मान लीजिए 100 कैंडिडेट के बीच में आना है आपको। इस 100 कैंडिडेट में आने के लिए आपको 1.5 लाख के आसपास जो अप्लाई करेंगे, उनमें अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना है, और उस मजबूत बनाने के लिए लगातार आपको प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ एक प्रयास से काम नहीं चलने वाला है। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, आपको ये इंटीग्रेट भी करना है प्रीलिम्स और मेंस के। अभी बहुत जल्दी हम लोग क्या है कि आंसर राइटिंग है उसके ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में कर रहे हैं। और आपको जो मेंस पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले, क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कशन करने वाले हैं, आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, वो भी आप लिखिए बार बार, जिससे कि एक लगातार कंटिन्यूटी बने और आपका भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। क्योंकि स्पेशली जीएस है, जीएस का रोल काफी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि अगर आप जीएस की अच्छी ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो वो प्रीलिम्स में भी आपको मदद करता है, और जो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें भी जीएस में जो चीजें आप कर रहे हैं वो काम आती है वहाँ पे, जैसे कि ऐसे राइटिंग है, तो ऐसे राइटिंग जब आप जीएस की तैयारी करें तो ऐसे राइटिंग वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नोट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सी सेट गेम चेंजर। अब ये गेम चेंजर नहीं रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो सी सेट है उसमें आप फेल ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने सीरियसली नहीं लिया इसको, भले ही ये क्वालिफाइंग है, तो भी 33% कई बार बच्चे नहीं कर पाते। नॉट एबल टू मेक डेली शेड्यूल, कि आप डेली कंटिन्यूटी नहीं कर पाते हैं, आपने तैयारी की 15 दिन, फिर 15 दिन गायब हो गए, फिर 15 दिन की तैयारी की, फिर गायब हो गए, इससे बहुत दिक्कतें आती है। आपको रेगुलर 2-4 घंटे या 5-7 घंटे लगातार इस पे लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोर्ट केसेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। टू मच फोकस ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, लाल बत्ती की गाड़ी चाहते हैं, टॉप ऑफिसर बनना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना आप इंग्लिश से नफरत करेंगे, जो बड़ी जॉब होती है उतना ही आपसे दूर होती जाएगी, आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए क्या है कि आपको हिंदी तो आनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं, उम्मीद की जा रही है आपसे कि आपको हिंदी आती होगी नॉर्मल, लेकिन इंग्लिश जरूर आपको आनी चाहिए, एलिमेंट्री इंग्लिश। एलिमेंट्री का मतलब क्या है, जिसमें कि आपको अखबार दे दिया जाए, आप सलूटली ढंग से पढ़ पाए, समझ पाए। अगर आपको इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, तो ये ना हो कि जो इंग्लिश ठीक जानता है वो आपके बीच में, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाए। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि आप इंग्लिश इसमें जरूर इंप्रूव कीजिए। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, आप आज देख रहे होंगे यूपीएससी है, जहाँ पे कि 90% से ज्यादा बच्चे हैं वो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ज्यादा जा रहे हैं। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं कि आप इसको बहुत लाइटली ले लें, क्योंकि आपको यूट्यूब वगैरह पे हर जगह पे हिंदी हिंदी नजर आएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उनकी प्रेजेंस रियल एग्जाम में तो बहुत कम है। तो सिर्फ तैयारी करना या सिर्फ उस चीज को इंजॉय के तौर पर पढ़ना वो काफी नहीं है। आपको एक हाई लेवल की और एक प्रॉपर चीज पढ़ते हुए एक जो एक्चुअल में कंपटीशन है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, 2 पेपर होते हैं उसमें, जनरल स्टडी का 100 नंबर का होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड है वो भी 100 नंबर का होगा। 200 नंबर का पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। हर पेपर 2 घंटे का होता है।
तो यहाँ पे टाइमिंग इतना ऐसा मुद्दा नहीं है। जो सी सेट है उसमें टाइमिंग बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मुद्दा हो सकता था पहले, अब क्योंकि वो मेरिट में काउंट हो रहा था उस टाइम में, लेकिन अब क्योंकि क्वालिफाई करना है, तो अगर आपको 2 घंटे में जो चीज़ें आ रही है और आपने ठीक ठाक भी कर दिया, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये भी आप जरूर देख सकते हैं। तो जो पहला जनरल स्टडी का पेपर है उसमें आपका 140 के आसपास स्कोर होना जरूरी है, सॉरी 70% से ऊपर स्कोर करना आपने जरूरी है। अगर आपका 100 नंबर का टेस्ट है जनरल स्टडी का, तो उसमें 70-75 स्कोर है। अगर आपका रेगुलर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट दिशा में जा रही है। एचसीएस मेंस न्यू पैटर्न की जहां तक सवाल है, तो इसमें 100 मार्क्स है। देखो, जो पहला था पिछली बार एग्जाम में, उसमें अब थोड़ा चेंज हुआ है। कुछ सिलेबस, 5-6 सिलेबस पेपर भी ऐड हुए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। वो एक वीडियो पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हिंदी है और इंग्लिश है, वो पहले भी कंपलसरी थी, अब भी कंपलसरी है। वो मेरिट में काउंट होगी, पहले भी मेरिट में काउंट होती थी, अब भी मेरिट में काउंट हो रही है। यूपीएससी में वो क्वालिफाई होती है, मतलब आईएएस आईपीएस के एग्जाम में क्वालिफाई होती है, लेकिन यहाँ पे मेरिट में काउंट होती है हिंदी और इंग्लिश। जनरल स्टडी का पेपर है, पहले 100 नंबर का होता था, अब 200 नंबर का हो गया। एक ऑप्शन की जगह, 2 ऑप्शन की जगह पर एक पेपर हो गया 200 नंबर का। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पेपर में। आप इसको जरूर देख लीजिए कि जो 600 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये आपके लिए मेन चीज है। मेंस एग्जाम में और हर पेपर 3 घंटे का होगा, मतलब कि 3 × 5 हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी, और सॉरी 4 पेपर हुआ ना, 200 ये 4 पेपर हुआ। पहले 5 पेपर होते थे, अब 4 हो रहे हैं। तो 4 पेपर कितने गए? 600 नंबर गए। इस 600 नंबर में से आपको अब कम से कम स्कोर है वो 450 के आसपास, 500 डिपेंड करता है वैसे, लेकिन इस रेंज में जरूर रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और पहले 2 पेपर है वो कंपलसरी है, इनफैक्ट तीनों पेपर ही कंपलसरी है। जनरल स्टडी का भी कंपलसरी है, क्योंकि सभी को देना है। जो ऑप्शनल है उसमें चॉइस होती है कि जो 27 पेपर की लिस्ट होती है, उसमें जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। जैसे आपके सामने ये लिस्ट नजर आ रही है, इसके अलावा कुछ लिस्ट में और ऐड हुए हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी ऐड हुआ है या स्टैटिस्टिक्स ऐड हुआ है, 5-6 सब्जेक्ट और है। वो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी, अगर मैं जो जनरल स्टडी है उसके परस्पेक्टिव से बताऊं कि आपको कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं, तो 2 तरीका है। एक तो आप खुद तैयारी कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की मदद ले सकते हैं। कोचिंग सेंटर से ये फायदा होगा आपको, अगर आपको राइट गाइडेंस लेनी है और आपको अपने समय को रिड्यूस करना है, एक जगह पे कंटेंट चाहिए आपको, तो उससे आपको कहीं कहीं फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सोर्स है अपने आप बेसिक को मजबूत करने के लिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर्टिफिकेट, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। बुक्स हिस्ट्री आप देख सकते हैं, आर एस शर्मा, मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, एनआईओएस और गवर्नमेंट वेबसाइट आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप 9वीं 10वीं में ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें अगर है तो आप पढ़ सकते हैं। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स से लेकर, या रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी के लिए 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और पीआरएस, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जनरल साइंस है एनसीईआरटी, आपको 10वीं तक तो आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जो जिसका साइंस बैकग्राउंड में होता है वो बच्चे लुका छुपी का गेम खेलते हैं। वो कोशिश करते हैं साइंस पढ़ने की, लेकिन ऐसा करते करते वो इससे भटक भी जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो साइंस उनके दिमाग में है कि जरूरी है, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी कॉम्पिटिशन करने जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन इसको वो इतना सीरियसली पढ़ने की बजाय वो दिमाग में बिठा कर ही रखते हैं। तो इसलिए सीरीज भी पढ़ने की जरूरत होती है। 10वीं तक की और 12वीं तक की आप कुछ सिलेक्टिव चैप्टर कर सकते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे, एसएससी, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आमतौर पे पीसीएस में पूछे जाते हैं। स्टेट बोर्ड वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो रेलवे और एसएससी में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे, हालांकि इनका लेवल हाई होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इससे थोड़ी आपको मदद मिलेगी। एमसीक्यू जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखो एक थ्योरी पढ़ना अलग चीज हो जाती है। थ्योरी पढ़ने के बाद में जब आप एमसीक्यू करते हैं तो थ्योरी वाली चीजें आपको याद आ जाती है, या जो थोड़ा बहुत इधर उधर आपका छूट गया था तो उसका लेवल है वो दायरा बढ़ता जाता है। तो इसलिए
एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, और हमारे जो कोर्स है उसमें भी हम लोग आपको 20,000 जनरल स्टडी के एमसीक्यू अलग से दे रहे हैं, जिससे कि जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है वो तो अलग है, लेकिन जो टोटल एमसीक्यू है सब्जेक्ट वाइज वो 20,000 है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। सी सेट की किताबें अर्थमेटिक की आप कोई भी उठा सकते हैं किताब, चाहे आर एस अग्रवाल हो या कोई और किताब हो, एडवांस मैथ या कोई एसएससी की किताब हो, एडवांस मैथ एनी बुक। एडवांस मैथ का मतलब मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, रीजनिंग कोई किताब ले सकते हैं आप, रीजनिंग की भी। कॉम्प्रिहेंशन एनी बुक। तो एसएससी, रेलवे, ये एग्जाम ज़्यादा नज़दीक होते हैं जो सी सेट वाले हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो सी सेट में आज तक क्वेश्चन आए हैं वो करें, उसका बिल्कुल सेम पैटर्न जो एच एस के सी सेट में पूछा जाता है वो सेम है, तो वो आप कर सकते हैं। हमने भी पूरे पूरे जितने भी आज तक आए हैं प्रीवियस ईयर के सी सेट के क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि आपको स्पीड और आपका अपना लेवल पता चलता रहे। यू कैन ज्वाइन फ्रंटियर आईएएस। अगर एक बात तो ये है कि आप खुद तैयारी कर सकते हैं, दूसरी तरीका ये है कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, टाइम को बेटर ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, तो एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग दुनिया भर की किताबें लेते हैं तो बहुत सारी किताबें 6वीं से लेकर 12वीं तक हर सब्जेक्ट की लेंगे, आपकी बहुत सारी टाइम वेस्टेज भी होगा, मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा, और कॉस्ट अल्टीमेटली ज़्यादा आ जाती है। तो फिर मेंस का भी आप करेंगे, मेंस की अलग अलग किताबें ढूंढते रहेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे। तो बेटर यही है कि आप एक कोर्स ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट बेटर हो सकता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे कि आप सारी मदद वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं फ्रंटियर आईएएस का, आपको कोई अलग से किताब खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो हम बता रहे हैं इतना पढ़ लें वो काफ़ी है। कंप्लीट कवरेज जीएस, सी सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी चीज़ इसमें कवर की जाएगी। हर टॉपिक का वीडियो होगा, डे वाइज प्रोग्राम होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शेड्यूल बनाने के लिए। अगर आपका मिस होता है तो बीच में आप एक हफ्ते के अंदर कवर कर सकते हैं, 2 हफ्ते के अंदर कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं। पीडीएफ है, ई बुक है, हर टॉपिक की आपको प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप रिवाइज कर लें। आपको थोड़ा ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आगे बढ़ रही है। आजकल बच्चे हैं वो सारा दिन गेम खेलते रहते हैं, तो कहीं कहीं स्क्रीन पे देखो वो भी इतना टाइम बिता रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा टाइम 4-5 घंटे इस पर बिताना पड़ेगा, और ये आपके हित में है। जैसे ज़माना चेंज हो रहा है उसी के अनुसार अपने आप को चेंज करने में ही फ़ायदा है। पीडीएफ हर क्वेश्चन का हर पेपर जो चैप्टर पे जो एमसीक्यू है उसका, फिर उसके बाद पीडीएफ, और पीडीएफ सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेड्यूल में इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे कि डेट दे दी जा रही है, एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट चलते हैं। जैसे पॉलिटी चल गया आपके सामने, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, फिजिक्स है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है। तो आप इसको जब 3-4 सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप लगाते हैं, तो 4-5 घंटे। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो थोड़ा कम समय में, जिसकी स्पीड कम है उसको हो सकता है 8-10 घंटे भी लग जाए। तो ये डिपेंड करता है किसका कितना लेवल है। कोई जो हर टॉपिक का वीडियो जैसे आपके सामने अगर आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पहले पीडीएफ है, वीडियो, डेली टेस्ट, सॉल्यूशन वीडियो, इस तरह से आपको मिलता है इसमें। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, वीडियो को डबल स्पीड पे भी देख सकते हैं, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपके सामने है, सिर्फ उसी से काम चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका फिलहाल लेवल कितना है और आपकी कैप्चरिंग पावर कितनी है। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, buzzyDhaka.com पे। ये फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है उस तरह के प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे। वहाँ पे आपको एचएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, जिसमें कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं। 9817390373 और व्हाट्सएप नंबर है। ये हमारी वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये था पूरी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया, किताबों के बारे में बताया, क्या हम लोग मदद कर रहे हैं, नई वेबसाइट आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रही है। आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ेंगे, जिससे कि आपके जो एक्सपीरियंस है और ज़्यादा उसके आधार पे आपको टिप्स प्रोवाइड की जा सके।